अस्सलामुअलैकुम। आज 6 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे कैसे एफआईए के अली तरीन जहांगीर तरीन से पूछे गए सवालात की तफसील क्या है वो सामने आ गई है। 9 अप्रैल को तलबी की गई है, उसकी डिटेल को आज के वीलॉग में जानेंगे और इसके अलावा आपको बताऊंगा नवाज शरीफ ने नुमाइशी सदर क्यों बनाया पीडीएम का। एएनपी की जानिब से भी कुछ बड़े ऐलानात सामने आए हैं। अलहदगी का जो ऐलान किया गया है उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीडीएम जो कि टूट फूट का शिकार थी, उसकी जवाल पजीरी का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात तो सामने आए ही थे। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी राहें अमलन जुदा कर ली थी, अगरचे ऑफिशियली उसका जो है वो ऐलान करना बाकी है और ऐलान नहीं कर रही क्योंकि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, वो किसी तौर पर भी इस इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान नहीं करेगी। हाँ, अगर करेगी तो वो ये बात करेंगे कि किसी तौर पर भी जो है वो हम पीडीएम के फिर भी साथ हैं, पीडीएम को यूटिलाइज भी करेंगे, पीडीएम को इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन अमलन पीडीएम का जो है वो साथ नहीं देंगे। वहीं पर एएनपी की जानिब से जो शो कॉज नोटिस दो जारी किए गए थे, एक पीपल्स पार्टी को फजल रहमान की जानिब से पीडीएम के सरबराह होने के नाते शो कॉज नोटिस जारी किया गया, दूसरा एएनपी को जारी किया गया। अब एएनपी ने तो फौरन डिसीजन ले लिया और उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो मजीद इसका हिस्सा नहीं है और हम बाकायदा तौर पर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे पीडीएम को बनाया गया था, कैसे इसका जो वजूद था वो करप्शन बचाओ तहरीक से रिलेटेड था, कैसे इन्होंने जो है वो इसे करप्शन बचाओ तहरीक ही रखना चाहा। इसके साथ साथ एएनपी की जानिब से ये अलहदगी का ऐलान करना ये बात साबित करता है कि अब पीडीएम में तकसीम का अमल जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगा, बल्कि मजीद जमातें भी अपने ऐलानात लेकर आएंगी। हर कोई देख रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ कि पीपल्स पार्टी कब इस तरफ जो है वो झुकती है। एएनपी की एक चीज आपको बता दूं कि उसने पहले उसका झुकाव जो था वो नून लीग की तरफ था और नून लीग जेयूएफई उन्हें लेकर आई थी, लेकिन अब जो झुकाव है वो उनका पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया है और किसी तौर पर नून लीग के साथ उनका झुकाव नहीं रहा। इसके अलावा एफआईए ने जो पिछले कुछ अरसे में जिस तरह वर्किंग की है, जिस तरह बेनकाब किया है इन माफियाज को और कार्रवाइयां की हैं, साथ खास तौर पर एंटी करप्शन यूनिट के साथ मिलकर, इसके अलावा दीगर महकमों के साथ, दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर अली तरीन जहांगीर तरीन जो कि हुक्मरान जमात से भी ताल्लुक रखते हैं, यकीनन ये करीन इंसाफ है कि उन्हें किसी तौर पर छूट नहीं दी गई, उनसे भी वो सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाबात जो है वो पूछे जाने चाहिए थे। अली तरीन से 5 सवालात किए गए, इसके अलावा जहांगीर तरीन से भी 5 सवालात किए गए हैं। आखिर उनकी तफसील क्या है वो भी आपके सामने रख दूंगा। इनको 9 अप्रैल को जो है वो अब तलब कर रखा है एफआईए ने, और एफआईए ने ये पूछा है कि आपने चीनी के कारोबार को के एफएसएल के साथ जो है वो कैसे बेचा है, इसकी खरीदो फरोख्त कैसे हुई है, इस सारे अमल में कौन कौन से अवामिल जो है वो दाखिल रहे हैं। इसके अलावा आपने एक गन्ने की सेलिंग की थी जो है वो 485 अरब रुपए की आपने गन्ना बेचा था। बेचना किसी का जुर्म नहीं है, लेकिन आपने आउट ऑफ द वे जाके बेचा था। आपने जो है वो उसकी डिटेल नहीं दी, आपने उसकी तफसील नहीं दी कि आया वो आपने कहां पे बेचा, कैसे बेचा। एक बड़ी बात यहां पे ज़िम्नन आपको बता दूं, एफबीआर की जानिब से कुछ लोगों के नाम आए थे और उसमें ये बताया गया था कि कुछ ऐसे मेगा करप्शन करने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें उन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, उससे उन्होंने कौमी खजाने को कुछ भी नहीं दिया और कौमी खजाना इस हवाले से बिल्कुल जो है वो नाबलद है और उसे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अगर इन लोगों ने अपनी जेबें अपने खानदान को सर्व किया है, इसके अलावा किसी को भी नहीं दिया और टैक्सेस अदा नहीं किए, जो एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनको टैक्सेस के नोटिस भेजता था, इन्होंने उसे जो है वो बिल्कुल ही खातिर में ना लाया और इन्होंने कोई टैक्सेस जो है वो अदा नहीं किए। ये उन मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिनमें जो है वो लाखों के हिसाब से टैक्सेस बनते थे जो इन्होंने पे नहीं किए। अच्छा, इसके अलावा ये भी पूछा गया कि ये खरीदारों के लिए जो आपने राब्ता किया था, इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट का तरीकाकार होता है? आपने अगर चीनी के जैसे जेडब्ल्यू आपकी जो है वो मेल्स हैं, उसने कैसे केएफएसएल के साथ जो है वो इंटरेक्शन किया, कैसे उससे शेयर्स खरीदे, ये सारा मामला जो है वो इनसे
पूछा गया है। अब 9 अप्रैल को ये जो भी जवाबात देते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहस ये है कि आया एक पार्टी हुक्मरान जमात से ताल्लुक होने के बावजूद भी उन लोगों को ना सिर्फ नोटिस जा रहे हैं बल्कि उन्हें तलब भी किया जाता है, उन्हें ये भी पूछा जाता है कि आप हमें जवाब दें कि आपने ये बिज़नेस कैसे खरीदा? आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, ये कैसे खरीदी हैं? आपने ये चीज़ें कैसे बनाई हैं? आखिर इसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। जिस तरह बाकी पार्टीज़ के लोग ख़ास तौर पर अपोज़िशन के लोगों पर चार्जेज़ हैं, उन पर एलिगेशंस हैं कि आपने ये करप्शन में और मनी लॉन्ड्रिंग में और ख़ास तौर पर असासाजात, आमदन से ज़ायद असासाजात में जो रकूम बनाई है, उनकी डिटेल्स दें। आपने जाली बैंक अकाउंट्स जो बनाए हैं, उनकी डिटेल्स दें। आपने ये कैसे बनाए हैं? सोर्स देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी इनकम का सोर्स नहीं दे सकते, तो वो इनकम आपकी इल्लीगल हो जाएगी। आपने सोर्स नहीं दिया तो इट मीन्स कि आप उसे छुपाना चाह रहे हैं, आप उसे जो है वो डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे, आप उसे गोशवारों में ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे। आपने जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसमें आप उन्हें दिखा नहीं रहे मुतल्लिका इदारों को, और वो इदारे फिर किसी न किसी तरीके से आपके उस सोर्स तक जब पहुंचते हैं, फिर आपको नोटिस जारी होते हैं, आपसे पूछा जाता है, आप खुद आके बता दें, आपको मौका दिया जाता है, मौज़ूद अदलिया की जानिब से मौका दिया जाता है, आप अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को साबित करें कि आप गिल्टी नहीं हैं, आप अपने आप को साबित करें कि आप पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं, आप अपने आप को साबित करें कि आप पर जो एलिगेशंस हैं वो गलत हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इल्ज़ामात को भी साबित ना करें और आप साथ ही साथ ये भी कहें कि हम जो है वो हिसाब भी देने को तैयार नहीं। जैसे फजलुर रहमान कहता था, मैं किसी के बाप को भी जवाबदेह नहीं हूँ। आज उसको नैब जब बुला रहा है, नैब पूछ रहा है, नैब उनसे सवालात पूछ रहा है, तो फिर अब उन्हें जवाब तो देना पड़ेंगे, क्योंकि इदारों का, कानून का तो हर शख्स पाबंद है और हर शख्स को इस दायराकार में अपना जो है वो अमल अदा करना है। इसके अलावा पीडीएम की बात कर लेते हैं, पीडीएम के नुमाइशी सदर की बात कर लेते हैं। असल में बात आज जो जाहिर हुई है वो ये है कि पीडीएम के सरबराह के तौर पर मौलाना फजल रहमान को क्यों लाया गया था। मौलाना फजल रहमान को नुमाइशी सदर के तौर पर पीडीएम के सरबराह बनाया गया था, वरना जो है वो किसी तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसकी जो है वो किसी तौर पर ये बनता नहीं था कि फजल रहमान, जब इतनी बड़ी जमातें इसको लीड कर रही थी, पीडीएम को नून लीग लीड कर रही थी, पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, उस दौरान एक ऐसी जमात जिस पर मजहबी लेबल है, एक ऐसी जमात जिससे मदारस से जिसका ताल्लुक है, उसको जो है वो आप सरबराही दे देते हैं। इसकी सरबराही देने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि किसी तौर पर मदारिस के लोगों को ये इस्तेमाल करता रहे, ये जलसों जुलूसों में लेकर आता रहे, हमारा पर्पस भी पूरा होता रहे, और ये एक नुमाइश के तौर पर जिस तरह एक डमी को बिठा दिया जाता है, इस तरह एक डमी सदर जो है वो इन्होंने बिठा दिया था। और अब वो फैसले भी उसी तरह के उसने लिए, तो आखिरकार जो है वो इस इतने बड़े इत्तेहाद को, खास तौर पर 10-11 जमातों के इत्तेहाद को एक बड़ा धचका ये लगा कि ये अब तितर-बितर हो गए हैं, ये एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी एएनपी ने तो बाकायदा ऐलान भी करने शुरू कर दिए हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।